नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम हमीरपुर जिला में हैं और एक बार फिर आपका स्वागत करना चाहूँगा। हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं नवनीत शर्मा जी। और इनका पहले एपिसोड में आपने देखा कि इनका एक इंटरव्यू हमने किया था जिसमें शिक्षा के बारे में और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, स्ट्रगल कैसे कर रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसके बारे में चर्चा हमने की थी। आज उस इंटरव्यू को करने के बाद कई क्वायरीज हमारे पास आई और उस क्वायरीज को लेके आज फिर हम सर के साथ जुड़े हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को कैसे स्टैब्लिश किया जा सकता है, क्या क्या जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो रहती हैं, उसी पे आज चर्चा करेंगे और सर से जानेंगे कि किस तरह से जो है वो एक बेहतर कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया जा सकता है। सर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर आज जैसे कि मैंने टॉपिक में बताया कि हम बात करने वाले हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर। पिछली बार हमने बात की थी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं जी। सर अब बात करेंगे कि नया किसी ने अगर कोचिंग, क्योंकि इस फील्ड में ज्यादातर लोग जाना चाहते हैं, किस तरह से शुरू किया जा सकता है सर और क्या नॉर्म्स रहते हैं इसके? राइट, देखिए महेंद्र जी, पहले तो मैं दर्शकों को स्वागत करता हूं, दर्शकों का भी। और जैसे कि आपने बताया क्वेरीज बहुत सारी आई पिछली बार जो हमने एपिसोड किया था जी। और क्योंकि जेन्युइन डिमांड है और मुझे लगता है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा कि किस तरीके से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए जी। तो किया जाता है और किया जाना चाहिए, ये दो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। पहला तो चीज ये है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के लिए किसी इंडिविजुअल का प्रेफर्ड चॉइस क्या है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जो है वो नेशन वाइड किसी इंस्टीट्यूट को चलाना चाहते हो तो उसके लिए जो कोचिंग की रजिस्ट्रेशन है इंस्टीट्यूट की वो होती है कंपनीज एक्ट में। जी। कोई भी अपने जिस नाम से, जिस ब्रांड से आगे चल के कोचिंग चलाना चाहता है तो उसके लिए पहले तो अगर अपना ही उसने बनाना है तो वो एक कंपनी रजिस्टर करा सकता है कंपनी एक्ट में, अंडर रूल्स जो भी एजुकेशन से रिलेटेड रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके अंडर वो करा सकता है। उसकी रजिस्ट्रेशन पहले एमसीए में होती है जी। एंड देन देयर आफ्टर जब रजिस्ट्रेशन होगी तो उसके बाद ऑटोमेटिकली बाकी ऑपरेशंस उसके बाद ही स्टार्ट किए जाने चाहिए। तो एक तो नेशन वाइड किसी भी कोचिंग को चलाने का तरीका यह है कि पहले कंपनी एक्ट में उसको रजिस्टर करवाया जाए। हाँ। दूसरा एक तरीका होता है कि आप लोकल लेवल के ऊपर जब चलाना चाहते हो तो उसमें आप प्रोप्राइटरी में या लोकल बॉडीज के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन कराइए, जैसे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या कमेटी है, उसमें आप जैसे कि नॉर्मल शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जो किसी स्टेट में चलता है तो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराई जानी चाहिए और देन जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर लेके फिर अकॉर्डिंगली उसके ऊपर देन वर्किंग होनी चाहिए। तो ये एक दो तरीके हैं जिसके थ्रू कोचिंग की रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। सर ये तो बात होगी कोचिंग रजिस्टर कहाँ करें जी, लेकिन सर बहुत सारी ऐसे नॉर्म्स हैं या ऐसी फैसिलिटीज हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। आपको टीचर चाहिए, आपको स्ट्रक्चर चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, तो उन चीजों को कैसे ध्यान में रखें? बिल्कुल। देखिए स्ट्रक्चर के बारे में पहले बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वहां बच्चे के बैठने का सही तरीके से जो है अरेंजमेंट होना चाहिए और इस नॉर्म्स के अंडर आप जो कोचिंग में फॉलो करने चाहिए वो है जो सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के रूल्स होते हैं एंड रेगुलेशंस होते हैं कि नॉर्मली एक बच्चे के लिए इतने स्क्वायर फीट एरिया इज नीडेड अंडर द बोर्ड नॉर्म्स या सीबीएसई के नॉर्म्स, क्योंकि वो एक नॉर्मली कोई भी स्क्वायर फीट एरिया बच्चे को या स्क्वायर मीटर एरिया एक बच्चे के लिए किसी कोचिंग की बिल्डिंग में चाहिए या क्लासरूम में चाहिए, वो बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। तो एज अ रेफरेंस कोचिंग के लिए भी आप स्कूल के नॉर्म्स के हिसाब से उसको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ एक चीजें बहुत ध्यान में रखने वाली होती हैं, लाइक एक तो बच्चे का सीटिंग अरेंजमेंट दैट शुड बी वेरी प्रॉपर, इतना कि आपका कैपेसिटी होना चाहिए रूम की कि बच्चे आराम से उसमें बैठ पाएं और मूवमेंट कर पाएं। देन इसके साथ साथ बच्चों के लिए टॉयलेट फैसिलिटीज, बिल्डिंग सेफ्टी के नॉर्म्स आते हैं
तो आपको इसके अंदर क्या होता है कि बिल्डिंग सेफ्टी के लिए आपको जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी में, उनके थ्रू उसको एक बार उस बिल्डिंग को सर्वे जरूर कराना चाहिए, जिसमें बच्चों को बिठाना है, जैसे कि स्कूल नॉर्म्स में भी होता है या यूनिवर्सिटी या कॉलेज नॉर्म्स में है। दूसरा है फायर सेफ्टी का, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे अनवांटेड और अनडिजायरेबल इंसिडेंट्स होते हैं, जिसमें कई बार आग लग जाती है या समथिंग बैड दैट हैपेंस, और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी इस चीज को देखा जाना चाहिए। तो उसके लिए फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं, उनको भी पूरा करना बहुत जरूरी है कि आपकी बिल्डिंग की कितनी हाइट है, जिसके अंदर वो पूरे नॉर्म्स हैं। एक वो फायर डिपार्टमेंट के साथ आप एनओसी उससे ले सकते हो, और वो सारे इक्विपमेंट्स लगाए जाने चाहिए सो दैट बच्चे वहां पे सेफ एंड साउंड हो। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द नॉर्म, जिसमें मुझे लगता है क्योंकि पीने के पानी को लेके हालांकि बहुत सारे लोग अवेयर हैं इन चीजों को लेके, बट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी शुड बी वेरी गुड, सो दैट कि बच्चों को एक तो हाइजीनिकली बेटर जो है चीज मिले, पानी मिले पीने को बच्चों के लिए। और बाकी देखो सेकेंडरी फैसिलिटीज हैं, फैसिलिटाइज तो जितना मर्जी करते जाओ आप, चाहे उसको एयर कंडीशनिंग आजकल मतलब एक ट्रेंड में है, तो ऑटोमेटिकली बच्चों के कंफर्ट का भी ध्यान रखा जाता है, सो दैट एयर कंडीशनिंग इफ रिक्वायर्ड देन मस्ट टू करनी चाहिए। और अगर इस चीज के लिए आपको और भी कोई फैसिलिटीज बच्चों की रिक्वायरमेंट है, जैसे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस, तो दैट इज ऑल्सो, आजकल लॉजिस्टिक्स का बहुत सारा वर्क है एक कोचिंग में, पहले उतना ट्रेंड में नहीं था लेकिन नाउ इट्स ट्रेंडिंग नाउ। टेस्ट मोस्टली क्योंकि ऑनलाइन होते हैं, तो आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना पड़ेगा, तो ये भी एक अपनी एक इन्वेस्टमेंट है अलग से, जो एक कोचिंग में आपको बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से कुछ एक फैसिलिटीज हैं विच आर नीडेड। सर यहाँ पे बात हो गई, एक तो रजिस्ट्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई। उसके बाद सर बात करेंगे सबसे बड़ा जो मेन मोटिव होता है फैकल्टी को हायर करना जी, फैकल्टी कैसी होनी चाहिए और क्या क्या देखा जाता है बच्चों को, जैसे कैसे पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए देखिए महेंद्र जी, दो तीन तरीके हैं। एक तो अगर आपने कंपनी एक्ट में आए हो तो देन फिर ये समझ लीजिए कि आपको काफी कुछ इस चीज के बारे में नॉलेज होता है, और कंपनी चलाने से पहले सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट होती है किसी डिपार्टमेंट की, वो है एचआर। तो एचआर का जो आपका डिपार्टमेंट है दैट शुड बी स्ट्रांग, और उसमें क्या रहता है एचआर के अंदर कि सबसे पहले तो आप फैकल्टी के लिए एडवर्टीजमेंट फ्लोट करोगे, आप इंटरव्यूज करोगे डिफरेंट प्लेसेस में। जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे जो हु आर इनटू द आईआईटीज और इवन सर्टेन इनटू द डेंटल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, आयुर्वेदिक कॉलेजेस, ऐसे बच्चे हैं, और कई बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जहां से बच्चे एक्चुअली जेन्युइनली पढ़ाना चाहते हैं, तो उन बच्चों को इंटरव्यू किया जाना चाहिए बाय द एचआर। वंस ही कैन से एचआर इंटरव्यू करता है, तो पहले तो प्रेफर्ड ये होता है कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस अगर पहले कोचिंग का है तो वो ऑलमोस्ट प्रेफर्ड ऑर्डर में आते हैं बच्चे, और जो टीचर है या फैकल्टी है, रीजन उनके पास एक एक्सपीरियंस आ चुका होता है, तो उनको प्रेफरेंस नॉर्मली इन द बिगिनिंग में जो नए कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनको प्रेफर करना चाहिए। पुराने वाले हैं तो पुराने वालों में नए बच्चों को चांस मिल सकता है, रीजन क्योंकि प्रोसेस सेट हो चुकी होती है, तो उसमें नए बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन नए बच्चों को चांस देने के लिए ऑटोमेटिकली पहले क्या होता है, एचआर जो है उनको ट्रेनिंग देता है। तो एचआर का एक और काम है डिपार्टमेंट का कि ट्रेनिंग जो फैकल्टी को देनी चाहिए, जिसको हम एफटीपी कहते हैं, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो वो कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल तक रहना चाहिए, जिससे नई जनरेशन जो है जो टीचिंग में आनी चाहती है वो कंप्लीटली तैयार हो पाए, टेक्निकली तैयार हो पाए, क्योंकि पढ़ाना सिर्फ कोचिंग का पार्ट है एक, लेकिन सब कुछ नहीं है। इसके अलावा जैसे आपको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस, आपको कई चीजें सीखनी है, जो टेक्नोलॉजी यूज करना सीखना है, आपको प्रेजेंटेशन सीखनी है, आपको मूवमेंट सीखनी है अराउंड द बोर्ड, अराउंड द क्लास, ये कई चीजें हैं टेक्निकली
जो नॉर्मली लोगों ने नहीं सीखी होती या बच्चों को आइडिया नहीं होता जो नई एंट्रीज होती हैं उनको। तो उस केस में दैट मस्ट बी ट्रेन्ड बाय द एचआर। ये सारी चीजें इवन आप देखोगे तो बीएड कोर्सेज जैसे नॉर्मली होते हैं एमएससी या बीएससी वाले बच्चों के लिए, तो उसमें तो ये होती है जो सीरियसली बीएड करते हैं उनके लिए। तो इसमें ये कुछ चीजें सिखाई जाती हैं, बट जो जैसे बीटेक से आते हैं लोग, नॉर्मली आप देखोगे कि बीटेक से बड़े सारे लोग आते हैं जो बीटेक करके आईआईटी से एनआईटी से, एंड दे क्लेम दैट दे आर वेरी गुड टीचर्स। तो मैनी ऑफ द टाइम्स they are not that much ready with the teaching methodologies, teaching patterns। वो लेमैन की तरह जैसे कि उन्होंने अपने टीचर्स को पढ़ा के देखा होता है उसी के हिसाब से उनको कॉपी करके वो लोग ट्राई करते हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम, उनको वक्त लगता है। कोई भी बच्चा एनआईटी से आईआईटी से आता है, डायरेक्ट पढ़ाने शुरू करता है, तो उसको वक्त लगेगा एक अच्छा टीचर डेवलप होने में। कई बार हम लोग अंडर इन्फ्लुएंस ऐसा कर लेते हैं कि आईआईटी से आया होगा तो बहुत अच्छा होगा, तो मैनी ऑफ टाइम्स दे मे बी लैकिंग टीचिंग स्किल्स। सो उसके लिए एचआर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि कोई भी ऐसा बच्चा या कोई भी ऐसा कैंडिडेट हायर करें तो उसको ट्रेनिंग जरूर करें एज पर द नीड एंड एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आईआईटी या एनआईटी नहीं, और डेफिनेटली क्या होता है कि आईआईटी एनआईटी से कोई भी बच्चा एंट्री किया है अपने टाइम में तो वो एक बेटर कंटेंट के साथ है, उसका कंटेंट का लेवल अच्छा हो सकता है, लेकिन इवन ही और शी नीड्स द ट्रेनिंग। सर यहाँ बात करेंगे, अब सब कुछ हो गया, स्ट्रक्चर तैयार हो गया और फैकल्टी का भी हो गया, बिल्कुल। अब एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है ब्रांडिंग, करेक्ट, क्योंकि ब्रांडिंग के बिना आपके पास बच्चा नहीं आएगा। करेक्ट। तो बच्चा लाने के लिए एक तो ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, तो ब्रांडिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए, ब्रांडिंग के लिए सबसे पहली तो बात यह है कि आपका जो नेमिंग और नॉमेनक्लेचर है, जिस नाम से आप अपनी कोचिंग को नाम देना चाहते हो, एक तो पहली बात है ऑलरेडी बहुत अच्छे जो ब्रांड है एस्टैब्लिश्ड हैं, और उनको काउंटर करने के लिए जो नेमिंग है, नॉमेनक्लेचर है, तो नए लोगों के लिए कोई नई कंपनी ही एस्टैब्लिश कर रहा है या नया ब्रांड एस्टैब्लिश कर रहा है। देखिए, इसमें भी दो तरीके हैं, मैं थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूंगा अपनी बात को। दो तरीका है जी। पहली बात, या तो आप किसी एस्टैब्लिश ब्रांड की फ्रेंचाइज ले लो जिससे आपको उसके लिए ब्रांड को नहीं बनाना पड़ेगा, आपके लिए बहुत स्पीडी हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपकी जो ओनरशिप है या समटाइम्स आपका जो शेयर है, कुछ पार्ट ऑफ द शेयर वो आपका जाता रहेगा, जो आपको कई बार पिंच करेगा कि व्हाई आई एम जस्ट इन्वेस्टिंग इन द ब्रांड। लेकिन ब्रांड की वजह से आपको एक जो एस्केप वेलोसिटी के साथ आप लॉन्च हो सकते हैं, रॉकेटिंग स्पीड से आप निकल सकते हैं, वो आपको एक एडवांटेज रहता है। तो आप ब्रांड के साथ भी अपना एक अटैचमेंट कर सकते हो, किसी की फ्रेंचाइज ले सकते हो, या अपना ही ब्रांड एस्टैब्लिश करना है, देन इट टेक्स टाइम, ये टाइम लेगा। उसके लिए सबसे पहली बात है आपका नॉमेनक्लेचर, जो मैंने कहा, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कुछ कैची नेम्स लेने पड़ते हैं, लेकिन उसकी एक और प्रॉब्लम आती है कि कल को आप चल के नेशनल ब्रांड की फॉर्म में आना चाहोगे तो उस केस में जो है आपको कॉपीराइट से अदर चीजें ट्रबल करेंगी, और आपकी हो सकता है कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन भी ना हो पाए जी। तो वो आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि फिर ऐसा एक डिफरेंट नेम आपको चूज करना है जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड नहीं है और कंपनी एक्ट में उसकी कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ऐसी कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। तो दोनों ही ऑप्शन अच्छी हैं, वन शुड गो विद, अगर आपके माइंड में ना, बिल्कुल मैं कहूंगा कि अगर आप कोचिंग में या किसी भी इस तरीके की किसी भी कोचिंग में, इट्स नॉट अबाउट लाइक आप डिफरेंट कोचिंग में भी डिफरेंट डोमेन है, लाइक आप इंजीनियरिंग की कोचिंग में आना चाहते हो, मेडिकल की कोचिंग में आना चाहते हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग में आना चाहते हो, आईएएस की कोचिंग में आना चाहते हो, बहुत सारे डिफरेंट डोमेन्स हैं। तो आपको डोमेन भी बहुत स्मार्टली चूज करना है कि आपका मुद्दा क्या है और आपका मोटो क्या है, आप किस मोटो के अंदर इसमें काम करना चाहते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉमेनक्लेचर और मोटो ये दोनों साइड बाई साइड चलते हैं। अगर आपने मोटो अच्छा सेलेक्ट किया है, आपका जो आगे आपका गोल क्या है, विजन क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, अगर आपकी क्लैरिटी है तो आपका ब्रांड बनेगा। अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है तो आप चाहे फ्रेंचाइज ले लो, आप ब्रांड ले लो, या आप ब्रांड बनाने की प्रोसेस में चल पड़ो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट।
जी। तो अब सबसे जो बड़ा टॉपिक है जी। कि बच्चा कहाँ से लाएं हम्म। जिसे पढ़ाना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो बन गया, सब कुछ हो गया, ब्रांडिंग हो गई, ब्रांड स्टेब्लिश भी हो गया, लेकिन बच्चा लाना एक सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है आज के टाइम में। इसमें देखिए महेंद्र जी, आजकल मुझे लगता है इतना डिफिकल्ट नहीं बचा है अभी बच्चा लाना, जी क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जी एंड मोस्ट ऑफ द पब्लिक इज ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जी इफ दे वांट टू सर्च, दे सर्च इट। बहुत कीवर्ड्स हैं नॉर्मली वो फाइंड आउट करते हैं, राइट लाइक वो गूगल पे भी सर्च करेंगे या किसी भी सर्च इंजन पे जाएंगे और सर्च करेंगे कि आई नीड द कोचिंग फॉर से IAS और सिविल सर्विसेज। जी। The Google or any search engine will suggest number of platforms and number of brands. तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए गूगल पे सर्च करेंगे, वो टॉप के इंस्टीट्यूट को दिखाएगा सबसे पहले, करेक्ट है, लेकिन जो नए इंस्टीट्यूट है करेक्ट। वो कैसे इसमें? देखिए इसमें बड़ी सारी होते हैं। एक तो पहली बात है आप रजिस्ट्रेशन जरूर करें इन साइट्स के ऊपर, जी। बिकॉज जैसे मैंने कहा ना, किसी को ब्रांड बनने में टाइम लगता है। है। और मोर ओवर इसमें अनदर पैरामीटर्स भी हैं, लाइक आप प्रिंट मीडिया है, जी। आप उसमें कुछ एडवर्टीजमेंट फ्लोट कर सकते हैं। हम्म। अपने जो प्रोडक्ट हैं आप अपनी साइट को जो है प्रमोट कर सकते हैं। आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जा सकते हैं। बिल्कुल। आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं जो आपको करनी रहती हैं। जी। सो आप उनके ऊपर पहले साथ साथ में जाइए, पेशेंस रखिएगा, बिकॉज एक दिन में नहीं होगा। जी। इंस्टीट्यूशन का एक मैं वैसे ही बताता हूँ कि एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, इट टेक्स डेकेड। तकरीबन एक डेकेड का वक्त लगता है एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश होने में। उसके बाद ही आप जो है वो एक ब्रांड की फॉर्म में इमर्ज होते हैं, पब्लिक का ट्रस्ट बनता है। और मोर ओवर, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका मोटिव क्या है, आपका विजन क्या है। आप जैसे बच्चा आपके पास एक भी बच्चा आता है, 10 भी आते हैं, आप उसके ऊपर काम करिए, ये बच्चे ऑटोमेटिकली आपके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। जी। आप वो रिजल्ट निकालेंगे, अगर रिजल्ट नहीं भी निकलता है, लेकिन इफ दे आर सेटिस्फाइड देन दे विल बी अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर योरसेल्फ। सो ये चीजें धीरे धीरे होंगी, लेकिन इसको टाइम तो लगेगा। जी। सर, क्या एक इंस्टीट्यूट खोलने के लिए या कोचिंग संस्थान बनाने के लिए सिटी या एनवायरनमेंट का होना जरूरी है? ये हाँ, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें। लोकेशन मैटर करती है फॉर फुटफॉल, और इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको पब्लिक को आने के लिए कन्वीनियंस जरूर चाहिए। अगर कन्वीनियंट नहीं है आपका लोकेशन, तो समटाइम्स ये एडवर्सली इफेक्ट करेगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप कहीं और लोकेशन के ऊपर या ऑकवर्ड लोकेशन के ऊपर या समटाइम्स आप किसी दूर जगह पे खोल देते हो तो नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन फिर उसके लिए पहले ही ऑलरेडी एक ब्रांड अच्छा एस्टैब्लिश होना चाहिए। बट हाँ, इवन ब्रांड भी है, अगर वो कन्वीनियंट लोकेशन के ऊपर है जहां पे कन्वीनियंस आसानी से पहुंच सकता है, सो आपके लिए ये बिना विन सिचुएशन में होता है जी। तो ये जरूर ध्यान में रखें कि अगर आपको खोलना है तो लोकेशन जरूर बेटर चूज करें। नहीं तो होगा क्या कि बहुत सारा एक्सपेंसेस आपके लोगों को वहां पहुंचने के लिए लग जाते हैं, और समटाइम्स may not be in a position, people may not be in a position to just go to that location. So at that point of time it becomes little unfriendly towards the business. तो सर यहाँ बात करेंगे कंपटीशन की। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। करेक्ट। इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे हो गए हैं, तो नए जो एंटरप्रेन्योर होंगे वो कैसे इसको करेंगे? मैं इसमें कहूंगा कि देखिए, जब हम लोग इन फील्ड्स में आ रहे थे या कहीं पे भी, कंपटीशन हर जगह है जी। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, एंड आप इसको डन अवे भी नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। रीजन, कंपटीशन होगा तो क्वालिटी बाहर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया जी। और से मैंने कुछ अपना स्टडी मटेरियल डिवाइस किया है, हमने इंस्टीट्यूशन में कुछ क्वालिटेटिव चेंजेस किए, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस की, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी हो रही है,
स्टूडेंट्स जो है वो बहुत मिनिमम टाइम में तैयारी कर पा रहे हैं, तो मैं ऐसी कुछ प्रोसेसेस के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं। अब डेफिनेटली मैं एक कंपटीशन डेवलप कर रहा हूं अपने किसी काउंटर पार्ट के लिए जी जो सेम लेवल के ऊपर, सेम डोमेन के ऊपर, डोमेन में काम कर रहा है। तो कंपटीशन तो डेफिनेटली उसको हीट फील होगी। इन दैट रीजन अब वो क्या करेगा कि वो फीलिंग जनरेट करेगा अपने अंदर एक कंपटीशन का, और वो कोशिश करेगा उसके साथ मैचअप करने का। ठीक है, ये जो जब ये फीलिंग जनरेट होगी और वो मैचअप करने पे आ गया, तो वो क्या करेगा, वो भी कोशिश करेगा या तो कोई नई प्रोसेस डेवलप करेगा या मेरी प्रोसेस को कॉपी करेगा जी। इससे कंपटीशन जो है वो क्या करेगा, क्वालिटेटिव अपग्रेडेशन जो है वो होने शुरू हो जाएगी। सर यहाँ मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा, सबसे बड़ा जो आ जाता है बजट, कि एक इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने के लिए कम से कम कितना बजट होना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है आपके विजन के ऊपर जी पहली, और डिपेंड करता है आपका इनटेक कैपेसिटी। जी जब भी आप बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हो, आपके दिमाग में पहली तो बात है, यू शुड बी सच अ प्लान कि यू मस्ट हैव अ फिगर इन योर माइंड दैट हाउ मेनी स्टूडेंट you want to settle down in the institution, how many students do you wish to teach in an year, similarly दूसरा कि कितना बड़ा आप जो है वो रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं एक साल में, और प्रॉफिट कितना बनाना चाहते हैं। तो ये सारे एक मैथमेटिक्स है जो आपको बैठ के करना है अपने थिंक टैंक के साथ, या अकेले अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपको ये सारी कैलकुलेशंस पहले ही करके रखनी है। बेस्ड अपॉन दोज कैलकुलेशंस, अगर आपका जैसे टारगेट बहुत बड़ा नहीं है और एक नॉर्मल टारगेट के साथ आप लोग चल रहे हो, तो उसमें क्या करना पड़ता है कि आपने एक बजट सेट किया होता है। नॉर्मली एक जो लोकेशंस हैं सब अर्बन एरियाज में, उनमें जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेस सेटअप करते हैं, तो उस केस में एक कैलकुलेशन होती है कि दे मस्ट हैव अ प्रॉफिट ऑन अ ट्यून ऑफ से 10 लाख, 20 लाख या 25 लाख या 30 लाख जी। ये एक प्रॉफिट निकलना चाहिए। अगर 30 लाख का प्रॉफिट निकालना है अपने को, तो तकरीबन आपकी जो टर्नओवर है दैट शुड गो 1.5 to 2 करोड़। ये एक अप्रोक्स फिगर है जी। अगर कोचिंग में या सर्विस सेक्टर में अगर आप हैं, तो कोई भी कंपनी जो सर्विस सेक्टर में काम करती है जी, तो उसका तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए, सो दैट वो अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट कर पाए और वो उतना की प्रॉफिट भी जनरेट कर पाए। तो इसके लिए जो मोटा मोटा कैलकुलेशन में, क्योंकि इट्स नॉट डिपेंड करेगा, वेरिएबल्स हैं इसमें जी, लेकिन मोटी मोटी कैलकुलेशन है, तो 3 से 4 करोड़ के आसपास एक इन्वेस्टमेंट है जो एक बहुत ही अच्छा ब्रांड और एक अच्छा एस्टैब्लिशमेंट कर लेता है। कई लोग कम पैसा लगा के भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट ये करना मुश्किल है, बहुत पुश एंड पुल्स आ जाएंगे, आप फैकल्टी को पे नहीं कर पाओगे, फैकल्टी को पे नहीं कर पाओगे तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी जो है डिग्रेड हो जाएगी, आपका ब्रांड कभी बन नहीं पाएगा जी। तो ये बजटिंग जो नॉर्मली रहता है, आपको पहले ही नटशेल में लेके ये चलना है कि अगर कोचिंग आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 2.5 से 3 करोड़ तो मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज के ऊपर, प्लस आपका कुछ बजट का पार्ट जो है वो रहना चाहिए उसके रनिंग ऑपरेशंस के लिए, लाइक फैकल्टी का सैलरी देने के लिए कम से कम 1 से 2 साल का बैकअप रहना चाहिए, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू मेक द ट्रस्ट बनने में वक्त लगता है, पब्लिक ऐसे एकदम से ट्रस्ट नहीं करेगी। तो किसी भी नए एंटरप्रेन्योर को इन फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो इस तरीके से ही अपने बजट को लेके चले। अदरवाइज क्या होगा कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दे मे गेट सफोकेटेड, और इनके लिए एक बॉटल नेक आ जाएगा जिसमें हो सकता है कि वो कंपनी दे मे हैव टू क्लोज द कंपनी इफ दे डू नॉट डू द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे नए लोगों के लिए जो कोचिंग की फील्ड में उतर रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले जो बीच में अभी कहा, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं या एंथुजियास्ट हैं कोचिंग में आने के लिए या कंपनी बनाने के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड कंपनीज बनाने के लिए, उनको मेरी तरफ से यह है कि आप आइए, लेकिन विजन बड़ा क्लियर रखें जी।
अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, आप इफ यू आर कमिंग फॉर द सेक ऑफ जनरेटिंग ह्यूज और फैट मनी, देन यू आर कमिंग फॉर अ रॉन्ग डायरेक्शन। ये फिर आपके लिए एक बॉटलनेक बन जाएगा किसी ना किसी दिन, क्योंकि ये जो फील्ड है इसमें क्वालिटी प्लस इसमें रिजल्ट्स, मोर ओवर द प्रोडक्ट, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। इसमें एक यूनिकनेस आपके अंदर जरूर होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप सिर्फ कॉपीड कंटेंट ही लोगों को दे पा रहे हैं या कॉपीड प्रोसेसेस ही कर रहे हैं, मान लेते हैं कि मेरी अच्छी प्रोसेस चल रही है या कोई बड़े ब्रांड इसमें और भी हैं इन्वॉल्व कोचिंग में, आप उन ब्रांड्स का सिस्टम पढ़ के, जो एक नॉर्मल ट्रेंड लोग फॉलो करते हैं, तो वो उनके सिस्टम को स्टडी करते हैं वहां जाके और ऑलमोस्ट वैसा ही सेटअप तैयार कर देते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, ओरिजिनलिटी अगर लैक कर रही है, अगर आप सिर्फ आपको किसी को कॉपी करके चल रहे हो, देन आप किसी ना किसी दिन ट्रबल में आएंगे। उसका कारण होगा क्योंकि वो दैट इज नॉट योर पार्ट, वो आपका पार्ट नहीं है, वो आपका ओरिजिनलिटी नहीं है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। आप जब भी आए किसी ना किसी एक ओरिजिनल आइडिया के साथ आए, जिससे आपको ये लगे कि यस दिस इज द डिफरेंशिएटर। मैं अगर कोचिंग कर रहा हूं तो मैं एक डिफरेंशिएटर लेके चल रहा हूं, डिफरेंशिएटर क्रिएट किया है मैंने, जो बच्चों को कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा एंड other people or other brands haven't worked on that। ये एक फैक्टर आपका हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। बाकी तो देखिए सब कुछ कॉमन होगा, सर्विस सेक्टर है या किसी पर्टिकुलर डोमेन में उसकी क्वालिटेटिव तो ऑलमोस्ट सेम ही चीजें होंगी, बट डिफरेंशिएटर जो है मैटर करेंगे आपको आगे बढ़ने के लिए। आपको लोगों की या बच्चों की, जैसी कोचिंग है तो आपको कैंडिडेट्स की या बच्चों की प्रॉब्लम्स को डीपर लेवल तक समझना पड़ेगा जी। अगर वो समझ आ गई आपको और आपने उसके लिए कोई यूनिक प्रोसेस जनरेट कर ली, तो ये समझ लेना कि आपका जो सक्सेसफुल होना ऑलमोस्ट तय है। इट्स ऑलमोस्ट डन दैट यू विल बी सक्सेसफुल। सो एंटरप्रेन्योर नए जितने भी लोग हैं, इतना याद रखना चाहिए, जो मैं मानता हूं कि एंटरप्रेन्योर के माइंड में कई बार एम्प्लॉयर का भी फीलिंग आ जाती है। तो जिसको मैं मानता हूं कि मैं अपनी लाइफ में ये कभी भी नहीं मानता कि वी आर एन एम्प्लॉयर, व्हाट आई कंसिडर माई सेल्फ इज अ कोवर्कर। हम कोवर्कर्स हैं। सो ये वाली फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, डिफरेंशिएटर होना बड़ा जरूरी है। हम लोग एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर नहीं है, वी आर द कोवर्कर्स हु आर वर्किंग फॉर अ रीजन। The people who are working with me, they are working for a reason which I have actually envisaged. I have given a vision that we will establish the goal, और हम इस गोल को अचीव करेंगे। तो वो हमने गोल सेट कर रखे हैं और हम नए गोल्स की तरफ भी जाते रहते हैं, तो टीम वर्क करती है उसके लिए। तो वी आर एक्चुअली को वर्कर्स। तो वो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के माइंडसेट से बाहर निकलना है और एक अच्छी सोसाइटी मेकअप की तरफ जाना है। फाइनली जो मैं वर्ड्स कहूंगा वो ये है, क्योंकि कोई भी काम, आप जो भी काम करो, चाहे कोचिंग में करो, मैन्युफैक्चरिंग में करो, आप सर्विस सेक्टर में करो, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करो, आपका गोल एक ही होना चाहिए कि पीपल और द पब्लिक मस्ट बी बेनिफिटेड बाय योर वर्क। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि सर ने आपको बताया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को कैसे शुरू किया जाता है, क्या क्या नॉर्म हैं और किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर कोई भी इनसे कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहता है तो वो इन सब बातों को ध्यान में रख के एक नया कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आपके बीच रूबरू होते रहेंगे। सर के साथ एक फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।